स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अब हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा विकल्प ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु में विभेद उत्पन्न कर सकता है। मतलब कि किस आधार पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की आंतरिक संरचना को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कशाभिका की वलय, तीसरा है आरएनए का प्रकार और चौथा है कशाभिका का कार्य। तो यहाँ पर आप देखते से ही आंसर लगा के आएंगे कोशिका की झिल्ली, लेकिन ये नहीं होगा। देखिए सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कशाभिका की वलय, और आपको पता है कि कशाभिका की वलय में LPSM रिंग होती है और इन्हीं रिंग के आधार पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु में डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर प्लाज्मिड प्रतिरोधकता प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए, कुछ दवाओं के लिए, निषेचन के लिए, वातावरणीय परिस्थितियों के लिए। तो जब हम आर प्लाज्मिड की बात करते हैं तो ये प्रतिरोधकता दर्शाता है कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए सूक्ष्म जीवों के लिए तो आएगा नहीं, और दवाओं के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक की श्रेणी में आती है दवाएं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कुछ दवाओं के लिए, निषेचन के लिए नहीं, और वातावरणीय परिस्थितियों के लिए भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करिए। पहला है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं, दूसरा पिलाई गमन में कोई भूमिका नहीं निभाते, तीसरा है अंतर्विष्ट पिंड झिल्ली से घिरे होते हैं, और चौथा है कोशिका भित्ति जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाती है। तो देखिए कोशिका भित्ति का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन आपका सही है। फिर अंतर्विष्ट पिंड, यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज की बात हो रही है और इनके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, तो ये असत्य कथन है। फिर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पिलाई गमन में कोई भूमिका नहीं दर्शाती है, क्योंकि पिलाई दरअसल सेक्स पिलाई के रूप में होती है और इस सेक्स पिलाई का उपयोग होता है कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन यहाँ पे सयुग्मन है, सयुग्मन को कहा जाता है कॉन्जुगेशन, और ये एक प्रकार का जनन होता है जीवाणुओं के अंदर। 3 प्रकार का जनन देखते हैं आप, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा होता है जीवाणुओं में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन और तीसरा है कॉन्जुगेशन। तो ये 3 आपको बताए गए हैं आपके 12th क्लास में भी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ की जब हम सर्च देखते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की खोज में जो भी प्रयोग हुए हैं उन सभी प्रयोगों में हम तीनों जनन पढ़ लेते हैं, ट्रांसडक्शन भी पढ़ लेते हैं और ट्रांसडक्शन के अलावा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं, जो कि ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। उसके अलावा ट्रांसडक्शन वाला एक्सपेरिमेंट भी है और कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर अलग से है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 3 प्रकार से जनन होता है जीवाणुओं में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको रूपांतरण कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसे रूपांतरण कहा जाता है। दूसरा है ट्रांसडक्शन, और तीसरा है कॉन्जुगेशन, ठीक। इनके हिंदी अर्थ भी बता देती हूँ। कॉन्जुगेशन को संयुग्मन कहा जाता है, ट्रांसडक्शन को कहते हैं पारक्रमण और ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कॉलेज के छात्रों के समूह ने एक पिज्जा अनानास, प्याज व मशरूम के साथ मंगाया है। तो यहाँ पे एक मशरूम मंगवाया है। मशरूम किस जगत से संबंधित है? मशरूम किस जगत से संबंधित है? जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन को अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पे मशरूम लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे कि ये कौन सी यहाँ पर इसकी क्लास से है, बेसिडियोमाइसिटीज से है, या ये अगैरिकस है, या एस्कोमाइसिटीज है, या कवक है। देखने पे ये चारों कवक है, लेकिन आप देखिए कि ये जगत है,
जगत कौन सी है ये, बाकी ये तो इसका एग्जाम्पल है। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये इनके ग्रुप हैं कवक के। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जगत के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, कवक। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी कवक क्रमशः किट और कंड रोग उत्पन्न करती है। देखो किट और कंड मतलब इसको कहते हैं रस्ट और स्मट, रस्ट और स्मट। तो रस्ट ये पक्सिनिया के द्वारा किया जाता है, रस्ट पक्सिनिया के द्वारा, और कंड रोग ऑस्टिलागो के द्वारा किया जाता है। रस्ट पक्सिनिया के द्वारा ये गेहूं में होता है, और ऑस्टिलागो जो कि कंड रोग उत्पन्न करता है। ये कंड रोग जिसे हम स्मट भी कहते हैं, ये जैसे कि मक्का की कुल से जितनी भी फैमिलीज आती हैं उनमें इस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, और ये रोग ऑस्टिलागो के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रस्ट और स्मट क्या होता है। पक्सिनिया ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है फंजाई के अंदर कि पक्सिनिया रस्ट करता है गेहूं के अंदर, और ऑस्टिलागो करता है कंड रोग जिसे स्मट कहते हैं। कवक उगना पसंद करती है, पहला है गर्म व नम स्थानों पर, दूसरा है ठंडे व नम स्थानों पर, और तीसरा है गर्म और ठंडे दोनों पर, और चौथा यहाँ पे दिया हुआ है गर्म, ठंडे और नम स्थानों पर। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा गर्म और नम स्थानों पर। ये हमने पढ़ा है कि कवक कहाँ पे ग्रो करती है, गर्म स्थानों पर, ठीक है, हॉट एंड मॉइस्ट, मॉइस्ट जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहां पर ये ग्रो करती है कवक। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, गलत युग्म का चुनाव करिए। पहला दिया हुआ है हेलोफिल्स, ये अत्यंत लवणीय, देखो नाम से समझ में आ रहा है हेलोफिल्स ये अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब हाई टेम्परेचर पे पाए जाने वाले, तो ये गंधक युक्त झरने होते हैं, और ये पहाड़ों में, हिमालय के जहाँ पहाड़ होते हैं, तो जहाँ पे ठंडी ठंडी बर्फ जमी होती है वहाँ पे कहीं पर आप देखते हैं कि गर्म पानी के उबलते हुए झरने होते हैं, तो इन्हें हम गंधक युक्त झरने कहते हैं, और यहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मैथेनोजेंस, जो कि कच्छ का मतलब है दलदलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, मैथेनोजेंस दलदलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा गाय का गोबर या भैंस का गोबर, जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं उनसे जो गोबर निकलता है उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। चौथा है यूग्लिनोइड्स, तो यूग्लिनोइड्स के लिए लिखा गया है कि ये समुद्री पर्यावरण में पाए जाते हैं, लेकिन आप इस चीज को क्लियर करके चलिए कि यूग्लिनोइड प्रोटिस्टा का मेंबर है, और प्रोटिस्टा के मेंबर सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो समुद्र हो चाहे स्वच्छ जल हो, सभी जगह। तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि यूग्लिनोइड केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड सभी जगह पाए जाते हैं, ये समुद्री जल में, दलदलीय क्षेत्र में, स्वच्छ जल में, सभी जगह यूग्लिनोइड्स देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत मिलाया गया है, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4। निम्न में से कौन सा कथन साइनोबैक्टीरिया व हरे पादपों के लिए समान है। साइनोबैक्टीरिया और हरे पादपों के लिए कौन सा समान होगा। पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो साइनोबैक्टीरिया है इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। शुरुआत में इसे एल्गी के अंदर रखा गया था, शैवाल के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में उठाकर इसको हमने मोनेरा के अंदर रख दिया है, और मोनेरा के अंदर हमने इसको क्या कहा है, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया। पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे और अब इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, लेकिन इसके कुछ लक्षण मिलते जुलते होते हैं आपके शैवालों के जैसे। तो ये प्रोकैरियोटिक है लेकिन लक्षण मिलते हैं आपके शैवाल के जैसे, इसीलिए पहले इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ करता था, लेकिन अब इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे समानता पूछी गई है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की समानता है। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया तो करते हैं, लेकिन यदि हम शैवाल की बात करें या फिर हम सिर्फ बात करें पादपों की, तो पादप अकेले नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकते, उन्हें सहजीवी जीवाणुओं की आवश्यकता होती है, उन्हें बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर ये पहला, तो हम फिर अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं पहले, एटीएस राइबोसोम। तो साइनोबैक्टीरिया आपको पता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम, ना कि 80S राइबोसोम। फिर इसमें पर्णहरित ए लिखा हुआ है, तो देखिए पर्णहरित ए ये सभी में पाया जाता है,
जिस जिसके पास वर्णक है तो इसका मतलब उसके पास में क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, क्योंकि बेसिक वर्णक है। जो जो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनके पास में क्लोरोफिल ए इसेंशियली होता है, ये मुख्य वर्णक होता है। तो ये समानता यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, कोशिका भित्ति की प्रकृति। तो ये बिल्कुल गलत है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति अलग होती है और शैवालों की कोशिका भित्ति अलग होती है। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी, लेकिन अगर हम शैवाल की बात करेंगे तो उनकी कोशिका भित्ति गैलेक्टेंस, मेनेंस और सेलुलोज की बनी होगी। तो ये डिफरेंस यहाँ पे होगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके थर्ड। निम्न में से कौन सा वर्णक यूग्लिनोइड्स में तो उपस्थित होता है लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स व डाई एटम में अनुपस्थित है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है यूग्लिनोइड में तो है वर्णक, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स और डाई एटम में ये वर्णक नहीं है। तो क्लोरोफिल डायनोफ्लैजिलेट्स इसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल ए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल सी और तीसरा ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल बी एंड फोर्थ है कैरोटीन्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो है डायनोफ्लैजिलेट्स और डाई एटम्स में नहीं होता, क्योंकि यूग्लिनोइड्स में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, लेकिन ये डायनोफ्लैजिलेट्स और डाई एटम्स में ये क्लोरोफिल नहीं होते हैं। कौन सी सूचना लाइकेन से संबंधित नहीं है? ये परस्पर उपयोगी संबंध दर्शाते हैं। यह शैवाल भाग को शैवलांश कहते हैं। यह हमेशा प्रदूषित स्थल पर उगते हैं और कवक शैवाल को जल में उपलब्ध करवाते हैं। तो देखिए, आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आप देख के भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कि लाइकेन प्रदूषण का सूचक है और जहाँ पे प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन अनुपस्थित होता है, लेकिन लाइकेन वहां पर उपस्थित होता है जहां पे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। तो जहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता वहां पर लाइकेन उपस्थित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसने असत्य कथन पूछा है क्या? इसने पूछा है संबंधित नहीं है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हो कि यहाँ ये एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया है। ये एक जीवाणुभोजी वायरस है, ये है जीवाणुभोजी वायरस, जीवाणुभोजी वायरस है ये, और बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो देखो, आपने आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये और आपको पता भी है ये, आपके जब आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर तो इसको लेबल भी किया होगा। वहाँ पे टीएमवी का भी डायग्राम है, हेलिकल बैक्टीरिया का भी है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का भी है जो कि, तो इसमें यहाँ पर देखो कि ये ए क्या है, ए इसका क्या है, ये शीर्ष भाग है, ए इसका शीर्ष भाग है। ये बी क्या है, तो बी आप देख रहे हो कि बी इसकी कवरिंग है, बी इसकी कवरिंग है, बी इसका कवर है, और सी इसका कॉलर है। आप देखना यहाँ पे ये बैंगनी कलर का है, अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिखाया हुआ है कलर तो बैंगनी कलर से ही बताया हुआ है। सी ये इसका कॉलर है, सी इसका कॉलर है। और अब बात करें डी की, तो जो इसकी टांगे हैं इन्हें तंतुपुच्छ कहते हैं, इन्हें कहते हैं तंतुपुच्छ, ठीक है, इन्हें टेल कहते हैं, तंतुपुच्छ। तो अब आप मैच कर लीजिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। पहला है ए में शीर्ष, बी में है आच्छद, बी में आच्छद का मतलब यहाँ पे कवरिंग है, सी में है कॉलर और डी में है तंतुपुच्छ। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी संरचना असीम केंद्रकी में तो पाई जाती है लेकिन ससीम केंद्रकी में अनुपस्थित होती है? मतलब ऐसी संरचना जो कि प्रोकैरियोटिक में तो है लेकिन यूकैरियोट में नहीं है। देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो कई बार असीम केंद्री, ससीम केंद्री ये हर जगह नहीं पढ़ाया जाता। सिंपली हिंदी मीडियम होते हुए भी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही शब्द यूज में लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस चीज को समझ लो कि प्रोकैरियोटिक को कहा जाता है असीम केंद्री, यहाँ पे लिखा हुआ है असीम केंद्र की। तो असीम केंद्र की प्रोकैरियोट के लिए लिखते हैं और यूकैरियोट के लिए लिखा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के लिए लिखा जाता है ससीम केंद्र की,
ठीक है, ससीम केंद्रकी। तो लेकिन ससीम केंद्रकी में अनुपस्थित। अभी देख लेते हैं, पहला लिखा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों के पास है, पक्षमाप दोनों के पास में, पिलाई। पिलाई सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास में होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के पास में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास में ही पिलाई होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के पास में पिलाई नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विकल्प माइकोप्लाज्मा से संबंधित नहीं है? यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा है। माइकोप्लाज्मा के बारे में आप जानते हैं, एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है, जब आपके बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के जस्ट लास्ट में माइकोप्लाज्मा का डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये अधिकांशतः पादपों में रोगकारी होता है। ठीक, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है सूक्ष्मतः जीवित कोशिका, सही है। विकल्पी अवायवीय कोशिका झिल्ली रहित, तो ये गलत है, कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति रहित होती है, ये कोशिका भित्ति रहित होती है, स्टेटमेंट गलत है। और पादप जंतुओं में रोगकारी, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि विकल्पी अवायवीय प्रकार का जीवाणु है। ओके, नेक्स्ट, सही कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणविक कशाभिक आधारकाय हुक तंतु से मिलके बनती है। जब हम कशाभिका की बात करते हैं, ये कशाभ है, तो ये आधारकाय, यहाँ पे ये आधारकाय होता है, ठीक। उसके बाद में हुक होता है, फिर तंतु होता है, ठीक। अब ये किस किस से मिलके बना होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। जीवाणुओं की एक सुरक्षात्मक इकाई सिर्फ कोशिका भित्ति से बनी होती है, तो ये केवल एक कोशिका भित्ति नहीं होती, सुरक्षात्मक इकाई में 3 परतें होती है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है कोशिका भित्ति, यहाँ पे जो इसका पार्ट फर्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मैंने उसमें आपको भित्तियां बताई हैं बैक्टीरिया के ऊपर। तो सबसे पहली जो होती है वो है ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स। दूसरा है स्लाइम मोल्स, है ना, ये ग्लाइकोकेलिक्स का स्लाइम है ना। फिर उसके बाद में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई कोशिका भित्ति, सबसे ऊपर ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद में कोशिका भित्ति सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, और तीसरी है सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, 3 कवरिंग है, पहला ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कहना गलत है बिल्कुल। पिलाई कशाभिका से बड़ी होती है, जबकि गलत है, पिलाई छोटी होती है कशाभिका से। चौथा है प्लाज्मिड हमेशा जीनोफोर से जुड़ा रहता है, तो प्लाज्मिड हमेशा जीनोफोर से जुड़ा रहता है, ये कहना गलत होगा। कौन से रोगों का समुच्चय जीवाणु जनित है? पहला है रेबीज, टेटनस, मम्स और कुरु रोग। ठीक है, आपको पता है कि कुरु रोग यहाँ पर ये जीवाणु जनित नहीं है, तो ये तो यहीं पे गलत हो जाता है। सेकंड दिया हुआ है टेटनस, टाइफॉइड, एड्स, रेबीज। आपको पता है कि एड्स कौन से ये जीवाणु जनित नहीं है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है टेटनस, हैजा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, और चौथा दिया हुआ है एड्स, मम्स, हैजा और कुरु। तो आप ऐसे आप आंसर तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इधर यहाँ पे ये देखते हैं आप इसको गलत कर दोगे, इसको यहाँ देखते हैं गलत कर दोगे, और ये देखते हैं आप यहाँ पे गलत कर दोगे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखो कि टिटनस कौन कोज करता है, टिटनस कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है? तो टिटनस कोज बाय द क्लोस्ट्रीडियम है ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। हैजा है जिसे हम कहते हैं कॉलेरा, तो कॉलेरा कौन करता है? विब्रियो कोलेरी। ये लिख लीजिए आप, हो सकता है आ जाए। तो हैजा कौन कोज करता है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी के द्वारा, विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा कोज होता है। टिटनस कोज होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई वैसे तो आपने पढ़ा होगा आपके जूलॉजी वाले पार्ट में, टिटेनाई के द्वारा। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम सिट्रस कैंकर की बात करें तो ये ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास के द्वारा होता है। ज़ैंथोमोनास, यहाँ एन है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया इसे कोज करता है। ओके, तो ये चारों के चारों, 4 ही है ना एग्जाम्पल, तो ये 4 के एग्जाम्पल बैक्टीरिया वाले एग्जाम्पल हैं, ये बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं। निम्न में से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि कितने शब्द प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है, ठीक है। पक्षमाप,
कशाभिका युग्मन जल प्रस्फुटन, प्रकाश संश्लेषण पेलिकल होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता बहुकोशिकीय हेटेरोसिस्ट, ओके, और यहाँ पे अपघटक स्यूडोपोडिया, और यहाँ पे एक और आ जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ ये 4 जो मैंने सेलेक्ट किए हैं यह प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4th। पक्षमाभ होता है, कशाभिका होती है, युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये 4 जो मैंने ऑप्शन बताए आपको ये प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपको युग्लिना का ये युग्लिना का डायग्राम है, ठीक है, और आपको बताना है कि ये इसमें ABCD क्या है, ओके। तो देख लेते हैं। पहला यहाँ पे ए क्या है, तो ए यहाँ पे ड्रग बिंदु है, आई स्पॉट होता है यहाँ पे, ये यहाँ डार्क कलर से दिखाया गया है, आप NCERT में देखेंगे तो दिखेगा आपको, आई स्पॉट है। फिर उसके बाद में बी क्या है, बी यहाँ पे एक बड़ा सा केंद्रक होता है, बी यहाँ पर केंद्रक है। फिर उसके बाद में सी पूछा गया है, तो सी यहाँ पर ये पेलिकल है, आप ये डायग्राम NCERT में भी देखना तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो सी यहाँ पे पेलिकल है, इसकी कवरिंग होती है ये, और डी क्या है, तो डी यहाँ पे संकुचनशील रिक्तधानी है, यहाँ पे होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो अब आप मैच कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4th, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4th। आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टिग्मा दिया हुआ था इसलिए मैंने चूज नहीं किया, यहाँ पे ड्रग बिंदु लेकिन हरित लवक दिया था इसलिए इसको नहीं किया है, यहाँ स्टिग्मा यहाँ हरित लवक, तो यहाँ पे ड्रग बिंदु केंद्रक, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में जा रहा है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से असत्य युग्म का चुनाव करिए। पहला है एल्बुगो में लिखा है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एगैरिकस जिसमें लिखा है एस्कोमाइसिटीज, और तीसरा है पफ बोल जिसे हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, और नेक्स्ट 4th लिखा हुआ है अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो असत्य युग्म का चयन करना है यहाँ पे अगेरिकस एस्कोमाइसिटीज में नहीं आता है, ठीक है, अगेरिकस एस्कोमाइसिटीज में नहीं आता है, तो ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, असत्य युग्म का चयन कीजिए। यूग्लिनोइड स्वच्छ जल स्थिर होता है, डाइएटम्स लवणीय जल में पाए जाते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स आर्द्र मृदा में होते हैं, और 4th अवपंक फफूंद, मतलब स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात की है, अवपंक फफूंद लकड़ी के पुराने स्तंभ व पादप अपशिष्ट पर उगते हैं। तो क्योंकि ये तो कवक के समान संरचना है तो ये कहीं पे भी मिल सकती है, तो इसे ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आप यहाँ पर यूग्लिनोइड की बात करें तो ये भी सही है कि ये स्वच्छ स्थिर जल में भी पाया जाता है और अन्य क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। डाइएटम्स की बात करें तो ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। अब डाइनोफ्लेजिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो आपके NCERT में लिखा हुआ है कि मोस्टली दे आर मराइन, मतलब ये अधिकांशतः लवणीय जल में पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आर्द्र मृदा लिखी हुई जो कि गलत है। डाइनोफ्लेजिलेट्स दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है, ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, अधिकांशतः यह लवणीय जल में पाए जाने वाले होते हैं, तो आपका ये असत्य युग्म ये है और इसको गलत मैच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन जीवित ससीम केंद्र की कोशिका है जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती? पोषण पादप व जंतु के समान है। तो आप समझ गए होंगे, लास्ट वाली लाइन से आप समझ गए होंगे कि इसमें पादप सम और जंतु सम पोषण है। पादप के समान और जंतु के समान पोषण दिया हुआ है, मतलब मिक्सोट्रॉफिक प्रकार का न्यूट्रिशन है, और मिक्सोट्रॉफिक प्रकार का न्यूट्रिशन किसके पास में पाया जाता है? यूग्लिना के पास में। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा, दूसरा दिया है यूग्लिना, तीसरा है आर्की जीवाणु, और चौथा है अवपंक फफूंद। और आप यहाँ पे आंसर बता सकते हैं कि आंसर यहाँ पे यूग्लिना ही आएगा, क्योंकि यूग्लिना के पास में कौन से प्रकार का पोषण होता है? मिक्सोट्रॉफिक प्रकार का, ठीक है, मिश्रित प्रकार का पोषण यहाँ पे होता है। जंतु सम भी होता है, पादप सम भी होता है, दोनों प्रकार के यहाँ पे पोषण इसके पास होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ईस्ट का इस्तेमाल ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। जब हम ब्रेड बनाते हैं, अलग अलग तरह के ब्रेड्स बनते हैं, ठीक है, और आइसक्रीम वगैरह का बेस बनता है, पिज़्ज़ा बेस बनता है, ये सब ईस्ट के फर्मेंटेशन, मतलब ईस्ट की किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। बियर का फॉर्मेशन भी
बियर अल्कोहल का फॉर्मेशन भी ईस्ट के किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। मॉडल ट्रफल विषैले छत्रक हैं। देखिए मॉडल्स एंड ट्रफल्स, यहाँ पे एनसीईआरटी में फंजाई के बारे में लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे मॉडल्स एंड ट्रफल्स के बारे में, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुका है। मॉडल्स एंड ट्रफल्स क्या है? तो ये एडिबल फंजाई होती है। कई सारे 5 स्टार होटल्स होते हैं जहाँ पर इसकी आइसक्रीम बनाई जाती हैं, स्वीट डिशेस में इसको उपयोग में लिया जाता है। तो ये एक एडिबल फंजाई है। थर्ड है पेनिसिलियम एक कोशिकीय है और प्रतिजैविक उत्पादित करता है। और फोर्थ दिया हुआ है न्यूरोस्पोरा जाति है क्या करती है? हेलोसिनोजन करती हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इन तीनों में देखिए ये स्टेटमेंट आपको पता है कि ये गलत है। ये स्टेटमेंट पेनिसिलियम एक कोशिकीय है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक कोशिकीय लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है न्यूरोस्पोरा हेलोसिनोजन करती है, तो ये भी गलत है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है और सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कथन प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं होता? पहला है इस जगत के सदस्य प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं। दूसरा है इस जगत की सीमाओं को सही तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसमें बताना है प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है। ओके, तो यहाँ पहला दिया हुआ है इस जगत के सभी सदस्य प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं, सही है। इसकी सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है, ये भी सही है। यह जगत पोषण की सर्वाधिक व्यापक विविधता दर्शाता है प्रोटिस्टा, तो ये भी सही है अपने आप में, ठीक है। इसमें आपको प्रोड्यूसर भी, प्रोटिस्टा एक ऐसा समूह है जिसमें प्रोड्यूसर भी मिलता है, कंज्यूमर भी मिलता है और यहाँ पर डिकम्पोजर भी मिलता है। तो तीनों प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए ये भी सही है। फोर्थ है इस जगत के सदस्य एक कोशिकीय असीम केंद्रकी होने के साथ साथ ससीम केंद्रकी भी होते हैं, तो ये गलत है। प्रोटिस्टा के मेंबर केवल और केवल यूकेरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक बिल्कुल नहीं होते। यूकेरियोटिक एक कोशिकीय, आपको ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा के मेंबर, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना, बेसिक है ये। अगर मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा क्या है? मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, इसको याद रखो, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। और अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, एस्परजिलस क्या है? एस्परजिलस बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है, एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है, फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य है। मैंने आपको शुरुआत से लेकर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को छोड़कर इन तीनों का ट्रिक बता रखी है। आप मेरी जो वीडियो है वो भी देखना फंजाई की क्लासिफिकेशन में, वहाँ पर आपको रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको फाइकोमाइसिटीज के जो जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको ट्रिक पे मैंने याद करवा रखा है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज में तो उसमें मुर्रा के नाम से, जिसमें कि आपके म्यूकर आ जाता है, डाइजोपस आ जाता है, ठीक है, और वहाँ पे आपके गैरिकस आ जाता है। फिर उसके बाद में आपके आता है एस्कोमाइसिटीज के बाद में फाइकोमाइसिटीज के बाद में एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर कई सारे हैं, ठीक, तो उसके नहीं करवाए हैं क्योंकि अगर आपको फाइकोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज इनके याद हैं तो इनके अलावा जितने भी हैं वो सबके सब एस्कोमाइसिटीज में आएंगे। तो जो ट्रिक मैंने बताई है उस ट्रिक में आपके एस्परजिलस कहीं पर भी नहीं है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि किसका मेंबर है? ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। बेसिडियोमाइसिटीज के लिए मैंने ट्रिक बताई हुई है बापू, उससे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के लिए ट्रिक बताई गई है, आप जाके देखिए, उसमें ट्रिक है मुर्रा, इससे सारे एग्जाम्पल आपके कवर हो जाएंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए भी आपको ट्रिक बताई गई है, ट्रिकाल, उससे सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक। अब बचता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर हैं उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, जो भी अगर आपको लगे कि इन ट्रिक के अलावा जो भी है वो सारा एस्कोमाइसिटीज से आएगा। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया के संदर्भ में गलत को ढूंढना है।
तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय सही है, मृतोपजीवी है। और फोर्थ है ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषण। देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण उन्होंने करना शुरुआत किया है। तो इसके लिए कहना बिल्कुल गलत है कि ये मृतोपजीवी हैं। हाँ, शुरुआत में सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, अधिकांशतः बैक्टीरिया विषमपोषी प्रकार के हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा जैव गैस निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं? हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, साइनोबैक्टीरिया और मेथेनोजेंस। तो आप जानते हैं कि मेथेनोजेंस ये बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं। मेथेनोजेंस में आते हैं मेथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे कोस करते हैं, ये सारे के सारे बायोगैस बनाते हैं। अधिकांशतः रोगजनक बैक्टीरिया में होता है कशाभिका, क्रोमेटोफोर, संपोटिका और मीजोजोम। तो रोगजनक बैक्टीरिया जो कि रोगकारी होते हैं, रोग कोस करते हैं, रोगकारी बैक्टीरिया। रोगकारी बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। और मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स में आपको ये भी पता है कि दो प्रकार की स्ट्रेन होती है बैक्टीरिया की, एक आर होती है, एक एस होती है। ये स्ट्रेन भी केवल किसके आधार पर है? कैप्सूल के आधार पर। तो जिस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है, कैप्सूल ये रोगकारी होता है, कैप्सूल ये होता है रोगकारी। ये बात आपको 12th क्लास में भी समझा दी गई है। 12th क्लास में जब हमने जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, उसमें वहां पे आपने स्पष्ट रूप से समझा है कि यहाँ पर जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है और जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, उसमें क्या अंतर है। तो जिस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है ये बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित होता है, मतलब ये कैप्सूल इस बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच है कैप्सूल। किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये बैक्टीरिया अच्छे से किल नहीं हो पाता, ये बैक्टीरिया सुरक्षित रहता है। और जब ये बैक्टीरिया सुरक्षित रहता है तो ये अपने होस्ट को आसानी से रोग कर पाता है। लेकिन जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल नहीं होता, तो जब उन्हें हम एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो आसानी से मर जाएंगे। तो ये यहाँ पर प्रोसेस होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैप्सुलेटेड, जिनके ऊपर संपुटिका होती है, कैप्सूल होता है, वो बैक्टीरिया अधिकांशतः रोगजनक होते हैं क्योंकि ये बच जाते हैं और अपने होस्ट को रोग करते हैं। जीवाणुविक रोगों को सही समुच्चय का चुनाव कीजिए। ये वापस क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। पहला है ग्लासुआ, हैजा और डेंगू। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, टाइफॉइड एंड ग्लासुआ। थर्ड है ग्लासुआ, टिटनस और चिकन पॉक्स। फोर्थ है हैजा, टाइफॉइड एंड टिटनस। तो यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा फोर्थ, हैजा, टाइफॉइड एंड टिटनस। ये चारों के चारों बैक्टीरिया कोजिंग डिजीज हैं। नेक्स्ट है जीवाणु से प्राप्त की गई प्रतिजैविक, पहली प्रतिजैविक कौन सी है? पहला है पेनिसिलिन, दूसरा है क्लोरामेफेनेकोल और तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन और चौथा है टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे आंसर आपके आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अवायवीय मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एजेटोबैक्टर, दूसरा है फ्रैंकिया, तीसरा है रोडोस्पाइरिलम, चौथा है राइजोबियम। इन चारों में से अगर हम बात करें एजेटोबैक्टर, तो ये अवायवीय मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकरणकारी नहीं होता, हालांकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन यहाँ पर यह अवायवीय प्रकार का नहीं है। फ्रैंकिया की बात करें तो ये भी, फ्रैंकिया और राइजोबियम ये भी नहीं होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम अवायवीय भी है, मुक्त जीवी भी है, ये फ्री लिविंग है, अवायवीय है और प्रकाश संश्लेषी प्रकार का होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक डोमेन है कार्ल वूस के अकॉर्डिंग? देखो कार्ल वूस ने 3 डोमेन दिया था, इसने 3 डोमेन थ्योरी दी थी। 3 डोमेन
थियरी दी है कार्ल वुज ने। इसने पहला डोमेन बनाया है बैक्टीरिया, पहला डोमेन इसने बनाया है बैक्टीरिया। दूसरा डोमेन इसने बनाया है आर्किया, और तीसरा डोमेन इसने बनाया है यूकेरिया, यूकेरिया। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो इसका फर्स्ट डोमेन है, ये किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ये बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होगा नहीं, मोनेरा नहीं होगा, प्लांटी नहीं होगा, ये इसका पहला डोमेन है बैक्टीरिया। दूसरा है आर्किया, तीसरा है यूकेरिया। निम्न में से कितनी संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है? तो देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी संरचना है। आधार काय होती है, कोशिका झिल्ली होती है, क्रोमेटोफोर होता है, लाइसोसोम नहीं होता, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलेमा नहीं होती है, कोशिका द्रव्य होता है। तो कितने हुए? 1 2 3 और 4, ठीक है, और यहाँ पे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ये 5 संरचनाएं होती हैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। किस जीवाणु के अलावा सभी प्रकाश स्वयंपोषी तथा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी दोनों होते हैं? पहला है रोडोस्पाइरिलम, दूसरा है क्रोमैटियम, तीसरा है क्लोरोबियम और चौथा है रोडोस्यूमोनास। पूछा है कि प्रकाश स्वयंपोषी और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी, प्रकाश स्वयंपोषी और ये नाइट्रोजन स्थिरीकारी भी है और यह असहजीवी भी है। तो इनकी बात करें, ये सहजीवी है, ये सहजीवी, ये सहजीवी, लेकिन क्लोरोबियम यह असहजीवी होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्लोरोबियम। क्लोरोबियम ये एल्गी के जैसा ही होता है। नेक्स्ट, अधिकांशतः जीवाणु होते हैं प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपना भोजन का स्वयं संश्लेषण करते हैं। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, लेकिन भोजन के लिए अन्य जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। चौथा है केवल सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जीवाणुओं में लिखा है, जीवाणुओं के बारे में पूछा गया है। वैसे तो जीवाणु कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी अपने भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश का उपयोग करके भी अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, और मृत पदार्थों का उपयोग करके भी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो जब बैक्टीरिया में ये बात आती है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक का मतलब आप जानते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयंपोषी। और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि विषमपोषी हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। अब इनमें से पूछा जाए कि बैक्टीरिया स्वयंपोषी हैं अधिकांशतः या विषमपोषी, तो आप क्या आंसर देंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकांशतः बैक्टीरिया कैसे होते हैं? विषमपोषी प्रकार के होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, जब बैक्टीरिया आए सबसे पहले इस पृथ्वी पर तो वो विषमपोषी थे, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते थे, वो किसी और के ऊपर निर्भर थे। उसके बाद इनमें इवोल्यूशन हुआ है और तब बैक्टीरिया विषमपोषी से स्वयंपोषी हुए हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी बैक्टीरिया की कैसी होगी? विषमपोषी प्रकार की होगी। तो देखो ये वाला क्या है कि अपना भोजन खुद ही बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम प्रायोरिटी बेसिस पर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये भी रसायनों का प्रयोग करके अपना भोजन खुद ही बना रहे हैं, तो ये भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या है? स्वयंपोषी है, यहाँ पे स्वयंपोषी है। और थर्ड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विषमपोषी है, ये निर्भर है, तो ये सही है। अधिकांशतः तो विषमपोषी है बैक्टीरिया और केवल सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ सबसे करेक्ट आंसर है आपका थर्ड, तो यहाँ थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अब नीट में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एनसीईआरटी से आपको ज़्यादा हार्ड वे में जाने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से याद कर लिया तो वो आपके लिए इनफ है। और मैंने आपको बताया कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी को सामने लेके बैठिए और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से पेज पे क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। और एनसीईआरटी को सामने लेके बैठेंगे और इधर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा। और उसी लाइन जैसे ये क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा, अब उसकी एनसीईआरटी की लाइन, आप एनसीईआरटी की लाइन है तो उसको आप अंडरलाइन कर लें, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लें, हो सकता है उसी लाइन से ये क्वेश्चन पूछ ले गए हों, क्योंकि क्वेश्चन मॉडिफाइड तो होते हैं, क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बस उनको मॉडिफाइड करके पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़िए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलने वाले अंतर्विष्ट काय किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते। सही है। बीजाणु की कोशिका भित्ति कठोर तथा मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया अप्रकाश संश्लेषी, ये गलत है, अप्रकाश संश्लेषी नहीं होते, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत जा रहा है। अधिकांशतः आद्य जीवाणु अविकल्पी अवयवी प्रकार के होते हैं, ये भी सही है। तो ए और बी और डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बी सी डी, ए बी सी डी और ए सी डी, तो ना तो ये है ना ये है, नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। निम्न में से कौन से लक्षणों का कौन सा संयोजन स्लाइम मोल्ड्स के लिए सही है? स्लाइम मोल्ड्स के लिए बताना है तो यह परजीवी होते हैं, भित्ति युक्त प्लाज्मोडियम होता है, वायु प्रवाह द्वारा बीजाणुओं का परिक्षेपण होता है। नेक्स्ट है, यह मृतोपजीवी है, यह भित्ति युक्त प्लाज्मोडियम होता है, जल धारा बीजाणुओं का परिप्रेक्षण होता है, परजीवी है। यह देखिए पहली बात तो जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है परजीवी, तो आप इसको रॉन्ग कर दीजिए क्योंकि ये परजीवी नहीं होते। जैसे यहाँ पे आया मृतोपजीवी, तो ये भी गलत है, नहीं ये सही है मृतोपजीवी, लेकिन आया भित्ति युक्त प्लाज्मोडियम, तो जिसका प्लाज्मोडियम है वो भित्ति युक्त नहीं होता, भित्ति विहीन होता है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। फिर लिखा है परजीवी भित्तिहीन, तो परजीवी आया तो जैसे मैंने गलत कर दिया। फिर मृतोपजीवी तो सही है, भित्तिहीन प्लाज्मोडियम ये भी सही है, और वायु प्रवाह के द्वारा बीजाणुओं का परिप्रेक्षण होता है, तो ये तो सही है ही सही। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट के बेसिस पर ये आपका आंसर बन गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, सजीवों के जैव विकास संबंध को 4 क्रमिक रेखाओं में निम्न चित्रानुसार दर्शाया गया है। ए बी सी डी क्रमशः आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा प्रोटिस्टा हैं। तो इनमें गॉनोलिक्स को कहाँ रखा जाएगा? ए शाखा पर, बी शाखा पर, सी शाखा पर और डी शाखा पर। देखिए अगर आप विकास का क्रम देखें तो सबसे पहले कौन आए हैं? सबसे पहले आने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया, सबसे पहले आए हैं आर्की बैक्टीरिया, तो उनको मैं रखूंगी यहाँ पर, ये आर्की बैक्टीरिया। फिर उसके बाद में कौन आए हैं? यू बैक्टीरिया, तो मैं यू बैक्टीरिया को रखूंगी यहाँ पर। फिर आए हैं साइनोबैक्टीरिया, तो मैं उनको यहाँ पे रखूंगी। फिर गॉनोलिक्स आता है आपके यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा को हम रखेंगे डी वाले प्लेस पे, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, जीव द्रव्य की बहुकेंद्र की लसलसी संहति अवपंक कवक के शरीर को क्या कहते हैं? ठीक है, अवपंक स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पूछा है। हेटेरोसिस्ट ये नॉस्टोक एनाबिना में होता है, ठीक है, नॉस्टोक में मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स में होता है, तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा। स्पोरोसाइट्स ये भी नहीं आएगा। प्लाज्मोडियम ये एक अवस्था है स्लाइम मोल्ड्स की, तो ये सही है, और पेरीप्लाज्मोडियम ये नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपके थर्ड। निम्न में से कौन सा कथन प्रोटिस्टा के संदर्भ में सत्य नहीं है? प्रोटिस्टा के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित है, यही सत्य नहीं है, जो पहला है वही सत्य नहीं है। इसमें ये तीनों होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, सही है। कुछ सदस्य मिश्रपोषी होते हैं जैसे कि युग्लिना, सही है। कोशिका भित्ति रखने वाले प्रोटिस्ट कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि इसकी सीमाएं सुपरिभाषित है, जबकि प्रोटिस्टा की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पर पादप के जैसे भी जीव हैं, पादप के जैसे भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हैं, जंतुओं के जैसे भी हैं, कवक के जैसे भी हैं, शैवाल के जैसे भी, तो बिल्कुल मिक्स है ये, और इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे ये बहुत जल्दबाजी में बनाया गया एक जगत है प्रोटिस्टा, जिसमें यहाँ पे बिल्कुल आपको मिक्सचर मिलेगा हर चीज़ का। गेहूं का कीट रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अब ये भी आया था, एक बार फिर देख लेते हैं। पाइथियम, स्क्लेरोस्पोरा और अगैरिकस और पक्सीनिया। तो मैंने आपको बताया था कि पक्सीनिया क्या कोज करता है? रस्ट कोज करता है, और ये गेहूं में होता है जिसे हम ट्रिटिकम कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इनमें से किस कवक का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक कार्य के लिए किया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी इस पर से क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक, तो पहला है न्यूरोस्पोरा, सेकंड है क्लेविसेप्स, तीसरा है अल्टरनेरिया और चौथा है स्पजिलस। इसमें वैसे आपका आंसर आएगा न्यूरोस्पोरा। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा को आनुवांशिकी के प्रयोग करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी, और आपकी जो जेनेटिक है, जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल पर्पस से सबसे ज़्यादा उपयोग न्यूरोस्पोरा का किया गया है। और न्यूरोस्पोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कौन से उसमें आता है क्लास में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में नहीं आता है, बेसिडियो में नहीं आता है, ड्यूटेरो में नहीं आता है, ये आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है ये, ओके, न्यूरोस्पोरा। अब नेक्स्ट है 41, आपको मैच करना है। थैली कवक किसे कहते हैं, निम्न कवक किसे कहते हैं, अपूर्ण कवक किसे कहते हैं, क्लब फंजाई किसे कहते हैं। तो वैसे तो आप बता सकते हो अपूर्ण कवक किसे कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को दो, डी में तो थर्ड डाल दो फटाफट से। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दो तो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि डी में क्या आएगा, थर्ड आएगा। तो यहाँ पे डी में थर्ड, डी में थर्ड। अब हमको इन दोनों में से भी एक को सेलेक्ट करना है, इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है हमें। तो ए में यहाँ पे सेकंड आएगा फाइकोमाइसिटीज, ये निम्न कवक है, सबसे पहले आने वाली कवक है फाइकोमाइसिटीज, ये सबसे निम्न कवक है। फिर इसके बाद में आता है आपके बी में क्या आएगा, आपके बी में एस्कोमाइसिटीज, तो ये थैली कवक सेक फंजाई, ये एस्कोमाइसिटीज के लिए, एस्कोमाइसिटीज थैली कवक है। बेसिडियोमाइसिटीज में आ जाएगा आपके क्लब फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में थर्ड आ जाएगा। तो आपका मैच कहाँ पे हो रहा है, ए में सेकंड आ रहा है, बी में फर्स्ट आ रहा है, सी में फोर्थ आ रहा है, सी में फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लब फंजाई किसे कहते हैं, सेक फंजाई किसे कहते हैं, तो बेसिडियोमाइसिटीज को कहा जाता है क्लब फंजाई। सेक फंजाई, थैली फंजाई किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है थैली फंजाई। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है। बेसिडियोमाइसिटीज जब मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताया था मैंने फंजाई का, और फंजाई का क्लासिफिकेशन इसी के आधार पर हुआ था कि कौन सी तो सेप्टेट फंजाई है, कौन सी ए सेप्टेट फंजाई है। तो यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज कैसी है, ए सेप्टेट। फाइकोमाइसिटीज कैसी है, ए सेप्टेट, मतलब इसमें पट्ट नहीं है, पट्टहीन। और सेप्टेट फंजाई में क्या आती है, सेप्टेट फंजाई में आपके ये तीनों आती है, आपके बेसिडियो भी आती है, बेसिडियोमाइसिटीज सेप्टेट है, एस्कोमाइसिटीज सेप्टेट है, ड्यूटेरोमाइसिटीज ये भी सेप्टेट फंजाई है, ये तीनों सेप्टेट फंजाई है। तो बेसिडियोमाइसिटीज कैसी है, देखो जहां पे पट्ट विहीन आ रहा है ना, ये तो आप हटा दो क्योंकि ये पट्ट युक्त है, ठीक है, पट्ट युक्त है। तो ये शाखित है, शाखित प्रकार की होती है और पट्ट युक्त होती है, शाखित है, पट्ट युक्त है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। बहुकेंद्र की क्यों होगा, जब उस पे पट्ट है तो बहुकेंद्र की कैसे होगा। बहुकेंद्र की अवस्था किस में होगी, जहां पे पट्ट नहीं होगा, पट्ट विहीन अवस्था में। तो इसके पास तो पट्ट होते हैं, तो यह बहुकेंद्रक नहीं हो सकता। तो पहला हमारा आंसर आएगा। निम्न कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। विषाणु जीवाणु से छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। विषाणु हमेशा केवल डीएनए एवं प्रोटीन के ही बने होते हैं, विषाणु केवल डीएनए और प्रोटीन के ही बने होते हैं। विषाणुओं में लगभग 5% आरएनए तथा 95% डीएनए होता है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है ए और बी, सेकंड दिया हुआ है ए बी डी, और थर्ड दिया हुआ है बी और सी। देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, विषाणु हमेशा डीएनए आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ आरएनए का भी होता है। तो केवल ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए मैं आंसर लगा रही हूँ यहाँ पे ये वाला। विषाणु जीवाणु से छोटे होते हैं। नीचे दी गई सूची में रोग कवक द्वारा फैलते हैं।
सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आलू पचेती ये कवक के द्वारा होता है। एस्टर येलो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। गन्ने का लाल गलन ये भी कवक के द्वारा होता है। गेहूं का किट ये कवक के द्वारा होता है। पोटैटो स्पिंडल ये विरियोइड्स के द्वारा होता है। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 3। आलू पछेती, गन्ने का लाल गलन और गेहूं का किट। ये नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो आपके यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3। ये 3 हैं जो कि कवक के द्वारा होते हैं। सिट्रस कैंकर अभी आपको बताई है सही। एस्टर येलो मैंने बता दिया, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मैच करना है ट्राइकोडर्मा, न्यूरोस्पोरा, पाइथियम और एल्बुगो बताना है। ट्राइकोडर्मा किस में आता है? ट्राइकोडर्मा तो आप बता सकते हैं ट्राइकोडर्मा किस में आता है। ट्रिकाल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें आपके क्या आ जाएगा आंसर? अच्छा, पहले तो मैच कर लेते हैं। वंश और उसके लक्षण और उसके वर्ग को सुमेलित कीजिए, ठीक है। निम्न में से किस एक वंश और उसका लक्षण और उसका वर्ग सही सुमेलित नहीं है, जबकि शेष 3 सही सुमेलित ही बताना है, ठीक। तो ट्राइकोडर्मा लैंगिक अवस्था अनुपस्थित, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है, सही है। न्यूरोस्पोरा बहिर्जात एस्को बीजाणु, ये एस्कोमाइसिटीज में आता है, ये भी सही है। पाइथियम ये अपट्टीय कवक है और ये आता है फाइकोमाइसिटीज में, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है एल्बुगो और ये अपट्टीय और यह बहुकेंद्रिकी कवक है, ये कवक जाल है, ये एस्कोमाइसिटीज में नहीं आता है, ठीक है। ये आता है आपके फाइकोमाइसिटीज में। तो आपका 4th स्टेटमेंट गलत है। एफ्लाटॉक्सिन कार्सिनोजेनिक होते हैं, स्रावित होते हैं पेनिसिलियम से, एस्परजिलस से, क्लेविसेप्स से और सिफेल्यूरोस से। तो एफ्लाटॉक्सिन ये कैंसर कोज करने वाले एक प्रकार का पदार्थ है जो कि ये एस्परजिलस नामक कवक से स्रावित होता है। तो एस्परजिलस कवक से स्रावित किया जाता है एफ्लाटॉक्सिन और ये कार्सिनोजेनिक होता है। विषाणुओं का प्रोटीन आवरण कहलाता है, ये भी आसान सा सवाल है, आपको पता है कि कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड बनाते हैं जो कि विषाणुओं का आवरण होता है। जो विषाणु है बैक्टीरिया, उनका ये कवरिंग है और ये कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सिड, और ये कैप्सिड मिलके बनता है कैप्सोमियर से। ये कैप्सोमियर इकाइयां होती हैं और ये कैप्सोमियर की इकाइयां मिलकर बनाती हैं कैप्सिड, पूरा कैप्सिड बनाती है। तो ये पूरा कैप्सिड कवर होता है और ये कवर मिलके बना होता है कैप्सोमियर से। तो आपका आंसर आ जाएगा 2nd। पोटैटो स्पिंडल रोग किसके द्वारा होता है? ये आपको बहुत अच्छे से पता है, वायरॉइड के द्वारा। वायरॉइड के द्वारा होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। टोबैकोमोजिक वायरस तथा वायरॉइड में क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ, देखिए ये एक ऐसे टॉपिक है जिसमें आपके प्रियोन्स, वायरॉइड, वायरस, लाइकेन, ये जो आपका लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। वायरॉइड के ऊपर और वायरस के ऊपर तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। वायरॉइड में और टीएमवी में क्या उभयनिष्ठता ये पूछी गई है। तो दोनों में वसीय कैप्सिड होता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कैप्सिड जो होता है वो कैप्सोमियर प्रोटीन या अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। सेकंड इसमें दिया हुआ है डबल स्टैंडर्ड दोनों की संक्रामक प्रकृति के लिए उत्तरदायी है, दोनों पादप में रोग उत्पन्न करते हैं, या 2 और 3 दोनों सही है। तो देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिखा हुआ है। इसमें दोनों पादप रोग उत्पन्न करते हैं, ये सही है कि टीएमवी भी तंबाकू में पादप रोग उत्पन्न करता है और वायरॉइड भी पोटैटो स्पिंडल डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट बेमेल चुनिए। गोनियोलिक्स लाल जोर करता है, बिल्कुल सही है। एल्बुगो संतरे का सड़ना। मॉरल्स खाद्य कवक है, पक्सिनिया किट्टी रोग, ये भी सही है। तो ये बिल्कुल गलत है। एल्बुगो संतरे के सड़ने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल है, वायरॉइड न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन है, ये गलत है।
प्रियोन अपसामान्य वलित प्रोटीन है। जीवाणु सत्य केंद्रक, बिल्कुल गलत है ये, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 52, गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म है यहाँ पर पट्ट रहित संकोशिकीय व शाखित म्यूकर, अकोशिकीय जीव विषाणु, डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित माइकोप्लाज्मा, मैडकाउ रोग माइकोप्लाज्मा जनित रोग। तो यहाँ पे आंसर होगा माइकोप्लाज्मा जनित रोग, मैडकाउ डिजीज। ये मैडकाउ डिजीज माइकोप्लाज्मा से नहीं होती बल्कि किससे होती है, प्रियोन से होती है। तो हमको ध्यान रखना है मैडकाउ डिजीज कौन कोज करता है, प्रियोन्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा। निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। अरस्तु वह प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार के लिए अधिक प्रयास किया। सेकंड है कवकों में उनकी कोशिका भित्ति काइटिन जबकि पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। थर्ड है डायनोफ्लेजिलेट्स पानी में निष्क्रिय गति करते हैं जबकि डायएटम इस कार्य के लिए कशाभिकाएं इनके पास में होती हैं। ठीक। फोर्थ ऑप्शन है अधिकांशतः लाल शैवाल समुद्र पानी में पाए जाते हैं। लाल शैवाल के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम जो कि लाल समुद्र के लाल कलर के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायनोफ्लेजिलेट्स पानी में निष्क्रिय गति करते हैं जबकि डायएटम इस कार्य के लिए दो कशाभिकाएं उत्पन्न करती है, जबकि दोनों कशाभिकाओं का उपयोग कौन करता है, डायनोफ्लेजिलेट्स करता है। ये आपको पता है कि डायनोफ्लेजिलेट्स का नाम ही क्या है, डायनो का मतलब दो, फ्लैजिलेट्स का मतलब कशाभिकाएं। तो कशाभिका किसके पास में होती है, डायनोफ्लेजिलेट्स के पास में, ना कि डायएटम के पास में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सही मिलान को चेक करिए। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय व कशाभिकीय है। पक्सीनिया भिन्नर पोषित थैली कवक है। देखिए पक्सीनिया थैली कवक नहीं है, भिन्नर पोषी नहीं है, वायरस कोशिकीय जीव नहीं है, नोस्टोक आभासी मृदुतिकी नहीं है। तो आपका यहाँ पे सही मैच है क्लेमाइडोमोनास। ये एक कोशिकीय है, क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय है और इसके पास में कशाभ उपस्थित होता है और इसका डायग्राम भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और वॉल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास, आप ध्यान रखना, वॉल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, ये ऐसे मेंबर हैं जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार फिर बता रही हूँ, वॉल्वोक्स से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, क्लेमाइडोमोनास से तो हर साल क्वेश्चन बनता है और कारा से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीन आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जाने हैं। और अगर आपको इनके बारे में नॉलेज भी नहीं रहती है तो आप एक नोटबुक लेके इनकी सारी डिटेल लिख लो कि क्लेमाइडोमोनास का हैबिटेट क्या है, ये किस में आता है और इसकी जो नेचर क्या है, सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। क्लेमाइडोमोनास के लिए, वॉल्वोक्स के लिए इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, कौन सी सममिति पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से बैक्टीरिया के बारे में भी आप एक टेबल बना के लिख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास के बारे में, राइजोबियम के बारे में, नाइट्रोबैक्टर के बारे में, इनके बारे में आप एक टेबल बना के लिख लें। असत्य कथन का चुनाव करें। जीवाणु संरचना में बहुत जटिल व व्यवहार में बहुत सरल होते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट ही गलत है। जीवाणु संरचना में तो सरल होते हैं लेकिन इनका व्यवहार जटिल प्रकार का होता है। ठीक, इनका जो बिहेवियर होता है, जो इनका रिस्पॉन्स होता है, ये बहुत टिपिकल है। इसको समझना कि किस तरह से व्यवहार करेंगे और इनका क्या, किसी भी उद्दीपन के प्रति इनका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल गलत है। इसमें क्या आ जाएगा, जीवाणु की संरचना कैसी है, सरल, व्यवहार कैसा है, जटिल। तो ये आपके 55 क्वेश्चंस थे। इसमें आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी आप जब ये क्वेश्चन सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उस टॉपिक को दोबारा जाके रीड कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ में। थैंक यू।